चंद्रपुर गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी मंजू, बेटा संजू और बेटी मुन्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हरिया बहुत ही मेहनती था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसे कभी अच्छा मुनाफा नहीं होता था। वह किसी तरह जैसे तैसे करके अपना परिवार का लालन पालन करता था। एक दिन हरिया की पत्नी मंजू उससे कहती है, आप इतनी मेहनत करते हैं और पूरा दिन ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी हमें कोई मुनाफा नहीं होता। हमें जीवन में इतने कष्ट झेलना पड़ रहा है, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? तुम चिंता मत करो, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तुम सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो। मैं तो अपने कर्मों पर ही ध्यान दे रही हूँ। मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ। हम लोग कितनी मेहनत करते हैं और हम लोग कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचते हैं, तो आखिर हमें हमारे कर्मों का फल कब मिलेगा? मंजू, तुम इतना चिंतित मत हो। हमें धैर्य से काम करना है। अगर हम सब्र करेंगे तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा। हरिया बहुत ही अच्छा इंसान था। वो अपना काम ईमानदारी से करता था और गांव में हर किसी की मदद करता था, इसलिए गांव के लोग भी उसे मानते थे। इसी तरह समय बीतता गया। समय के साथ साथ हरिया के घर के हालात खराब होता जा रहा था। हरिया ने अपने गांव की सीट से कर्ज लिया था। फिर एक दिन वो सेठ हरिया के घर आता है और कहता है, क्यों भाई हरिया, क्या तुम मेरा कर्ज वापस नहीं करना चाहते? सेठ जी, ऐसा नहीं है। तो भाई तुमने पिछले 4 महीनों से ब्याज क्यों नहीं दिया? सेठ जी, अभी हमारे पास पैसों की तंगी चल रही है, इसलिए मैं आपको ब्याज नहीं दे पाया। मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं आपका सारा ब्याज अवश्य चुका दूंगा। हरिया, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो तो जायज है, उसके अनुसार ही तुमको काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हें 1 महीने की और समय देता हूँ। अगर तुम पूरे 4 महीनों की ब्याज दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारा जमीन पर कब्जा कर लूँगा। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर हरिया उदास हो जाता है और ये बात हरिया अपनी पत्नी को नहीं बताता है। अगले दिन से हरिया अपने खेतों में पूरी मेहनत से काम करता है, फिर भी उसे कोई मुनाफा नहीं होता। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और सेठ हरिया की जमीन पर कब्जा कर लेता है। ये सब होने के बाद हरिया बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और घर जाकर सारी बातें अपनी पत्नी मंजू को बता देता है। फिर उसकी पत्नी कहती है, मैं तो आपसे कहती थी कि हमारी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा है। अब देखिए ना, हम कितनी मेहनत करते थे, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमारे पास तो एक ही जमीन थी, अब वो भी नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे? हम किस तरह अपना गुजारा करेंगे? तुम चिंता मत करो, भाग्यवान, सब ठीक हो जाएगा। ये सब सुनकर हरिया की पत्नी मंजू वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अब हरिया दूसरों के खेतों में काम करने लगता है। एक दिन की बात है, जब हरिया एक जमींदार के खेत में काम कर रहा था, तभी उसे वहाँ पर एक गिलहरी दिखाई दिया। गिलहरी जख्मी हालत में थी। हरिया उस गिलहरी को अपने घर ले गया। फिर हरिया की बेटी मुन्नी वहाँ पर आती है और गिलहरी को दवा लगा देती है। उसके बाद वह अपने पिता से कहती है, पिताजी, आपको ये गिलहरी कहाँ से मिली? बिटिया, मुझे ये गिलहरी खेत पर मिली। जब मैं काम कर रहा था तब मैंने इसे जख्मी हालत में पाया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे अपने घर ले चलूं। फिर मैं इसे घर ले आया। तभी गिलहरी बोली, हरिया, मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद। गिलहरी की बात सुनकर हरिया हैरान हो गया और बोला, क्या तुम बोल सकती हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ, मैं बोल सकती हूँ। तभी वहाँ पर हरिया की पत्नी आ जाती है और गिलहरी को बोलते हुए देखकर वो भी आश्चर्यचकित हो जाती है। हरिया, मैं एक जादुई गिलहरी हूँ। तुमने मेरी सहायता की है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। नहीं, तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी उसकी पत्नी कहती है, मेरी एक इच्छा है।
हम चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा धनी हो जाए। फिर हरिया भी ये बात मान जाता है और गिलहरी से कहता है, हाँ हम भी धनी होना चाहते हैं। फिर क्या, हरिया के सामने एक बड़ा सा मटका आ जाता है जिसमें बहुत सारा स्वर्ण मुद्रा भरा होता है। इतना सारा स्वर्ण मुद्रा देखकर हरिया की पत्नी रहती है, अरे वाह, इस मटका में तो बहुत सारा सोना है, अब तो हम बहुत धनी हो गए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर मंजू बहुत महंगे महंगे वस्त्र और गहने पहनने लगती है। तभी एक दिन मंजू अपने पति हरिया से कहती है, ए जी, क्यों ना आप सेठ जी को पूरा पैसा लौटाकर अपना जमीन उससे वापस ले ले। हाँ मंजू, तुम ठीक कहती हो, मैं अभी सेठ जी के पास जाता हूँ। हरिया पैसे लेकर सेठ के पास चला जाता है। आओ हरिया, कहो कैसे आना हुआ। सेठ जी, मैं अपना कर्ज आपको लौटाने आया हूँ। अच्छा, तो तुम मेरा ब्याज की रकम चुकता करने आए हो। पर भाई, जब तक तुम मेरा मूलधन नहीं चुकाओगे तब तक मैं तुम्हारा जमीन वापस नहीं करूँगा। सेठ जी, आप चिंता ना करें, मैं ब्याज के साथ आपका मूलधन भी लौटाने आया हूँ। ये लीजिए आपका पैसा। ये सब देखकर सेठ चौंक जाता है और हरिया से कहता है, अरे हरिया, अचानक से तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आ गया? अभी 2 महीने पहले तो तुम्हारे पास ब्याज के रुपए भी नहीं थे। बस सेठ जी, बस आपको रुपए मिल गए, अब आप हमारी जमीन का कागजात लौटा दीजिए। हरिया जमीन का कागज लेकर अपने घर लौट गया। ये सब सुनकर मंजू बहुत खुश हो जाती है। अब हरिया और मंजू गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए थे। मंजू उस जादुई गिलहरी से बहुत सारा सोना मांगती रहती थी। उसकी लालच दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वही दूसरी तरफ हरिया धन के लालच में दिन ब दिन अंधा होता जा रहा था। हरिया और मंजू दूसरों को कुछ भी नहीं समझते थे। वे लोग गांव के सभी लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करने लगे थे। जब सेठ को ये सब बात पता चला कि आप हरिया बहुत ज्यादा अमीर हो गया है, तो सेठ हरिया को ज्यादा उकसाने लगा, क्योंकि हरिया लोगों को कम ब्याज दर पर रुपए देने लगा था। तभी सेठ ने हरिया से कहा, हरिया भाई, तुम्हें तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। तुम इतने कम ब्याज पर कर्ज क्यों देते हो? तुम्हें तो लोगों से ज्यादा ब्याज लेनी चाहिए। यही तुम्हारे पास मौका है, इससे तुम और धनी हो जाओगे और साथ में तुम्हारे पास जमीन भी बहुत सारी हो जाएगी। अब हरिया भी सेठ की बातों में आ जाता है। फिर हरिया अधिक ब्याज दर से रुपए देकर लोगों के जमीन पर कब्जा करने लगा। पहले तो हरिया के व्यवहार बहुत ही अच्छा था, इसीलिए लोग उसे कर्ज ले लेते थे, ये सोचकर कि वह उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। क्योंकि हरिया शुरुआत में लोगों को कम ब्याज पर पैसे देता था, इसलिए गांव के सभी लोग उस पर विश्वास रखते थे। परंतु धीरे धीरे हरिया गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाने लगा और जबरदस्ती गरीबों की जमीन पर कब्जा करने लगा। फिर पूरे गांव में हीरा के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया, परंतु कोई भी हीरा का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। वही दूसरी तरफ संजू, जो कि हरिया का बेटा था, वह भी पैसों को देखकर बिगड़ चुका था। वह दूसरों को अपने सामने कुछ भी नहीं समझता था। साथ ही उसे जुआ, शराब की भी बुरी लत लग गई थी। ये सब जानते हुए भी हरिया और मंजू अपने बेटे संजू को कुछ भी नहीं कहते थे। इसी तरह समय गुजरता गया। फिर एक दिन संजू कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हो गया। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। हरिया उसे हर वैद्य के पास ले गया, लेकिन उसका इलाज कहीं पर भी संभव नहीं हुआ। अब संजू की हालत दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था। तभी एक दिन हरिया के घर पर बहुत बड़ा वैद्य जी आते हैं। तभी हरिया वैद्य जी से कहने लगा, वैद्य जी, आप पैसे की चिंता मत कीजिए, आप जितना चाहे मुझसे पैसा ले लीजिए, पर आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। भाई, आपका बेटा ऐसी बीमारी से ग्रस्त है, इस दुनिया के कोई भी वैद्य इसे नहीं ठीक कर सकता। वैद्य जी, मेरे पास बहुत सारा धन है, फिर भी आप मेरे बेटे का इलाज क्यों नहीं करते? आपको जितना पैसा चाहिए ले लो। भाई साहब,
जीवन में हर चीज केवल धन से ही नहीं होता। कुछ चीज ऐसी होती है जो धन से परे होती है। हमें धन को इतना महत्व नहीं देना चाहिए, नहीं तो हमें एक दिन बहुत ज्यादा पछताना पड़ता है। इतना कहकर वैद्य जी वहाँ से चला जाता है। फिर मंजू रोते हुए कहती है, पता नहीं हमारे बेटे को किसकी नजर लग गई। ये इतना बीमार हो गया कि कहीं पर भी इसका इलाज संभव नहीं है। हमारे बेटे की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। हाँ मंजू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पता नहीं हमारे बेटे को क्या हो गया है, अब ये कैसे ठीक होगा। इतना कहकर हरिया भी रोने लगा। ये सब बात उसकी बेटी मुन्नी सुन लेती है और वह कहती है, पिताजी आप लोग ये सब अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं बेटा, हम लोग भला अजीब सी बातें क्यों करेंगे? पिताजी, क्या इतना कुछ होने के बावजूद भी आपको लगता है कि धन से दुनिया में सब कुछ संभव है? भैया को किसी की बुरी नजर नहीं लगी है, बल्कि ये सब आपकी और माँ की कर्मों का फल है। आप धन के लालच में इतने अंधे हो गए थे कि पिछले दिन भी आप लोगों को याद नहीं आई। आप लोगों ने गांव के न जाने कितने लोगों को शोषण किया है और उनकी जमीन पर कब्जा किया है। आपने तो कभी संजू भैया को भी नहीं डांटा। जब ये शराब पीते थे, आयासी करते थे, तब तो इन्हें आपने कभी नहीं डांटा। उन्हें तो आप कभी गलत काम करने से रोका तक भी नहीं। पिताजी, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब आपकी कर्मों का फल है। बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम धन के लालच में कुछ ज्यादा ही अंधे हो गए थे, जिसके कारण आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। इसी के कारण हमारे बेटे को भी सजा भुगतनी पड़ रही है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमने बहुत ही बुरा किया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने गरीबों पर बहुत अत्याचार किया है। तभी मंजू अपनी बीते हुए समय को याद करते हुए कहती है, काश हमारा भी जीवन पहले जैसा हो जाता। हमें अब इतने धन की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे साथ हमारा बेटा ही नहीं रहेगा तो हम इस धन का क्या करेंगे? इतना कहकर मंजू बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पर जादुई गिलहरी आ जाती है और कहती है, चलो कम से कम अब तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर हरिया और मंजू भी गिलहरी से अपनी गलती का माफी मांगते हैं। हरिया, मैं तुम्हारी कोई भी एक आखिरी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार पहले जैसा था, सब कुछ वैसा ही हो जाए। मैं नहीं चाहता कि हमारे पास ज्यादा धन हो। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसा ही होगा। इतना कहकर जादुई गिलहरी वहाँ से चली जाती है। फिर दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। सभी लोग सो जाते हैं। सुबह होते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब संजू की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर हरिया और उसकी पत्नी झुमकी अपने दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। आप उन्हें समझ आ गया था कि जिंदगी में सिर्फ धन ही महत्वपूर्ण नहीं होता, हमें जीवन में अच्छे कर्म भी करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा धन है।